डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे फोर्थ यूनिट में भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं उनके बारे में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षा के अंदर भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पढ़ा था। और आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे भारत और चीन के संबंधों के बारे में, जिसमें अपन अच्छे से जानते हैं भारत के चीन के साथ प्रारंभ में जो संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे। यानी कि भारत के प्रारंभ में चीन के साथ मधुर थे। जैसा कि अपन सब जानते हैं, अपना देश आज़ाद हुआ था 1947 के अंदर, और 1947 से पहले भी अपन अगर देखते हैं तो चीन के साथ काफ़ी अपने सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। लेकिन 1947 के बाद भी भारत के और भी मधुर संबंध हुए थे। 1900 जैसे कि अपन सब जानते हैं 1950 के दशक से एक अपन जोर शोर से एक नारा लगा था उस समय भारत और चीन की मित्रता के संबंध में, हिंदी चीनी भाई भाई के नारा, जो बहुत ही पुरजोर तरीके से मुखर हुआ था 1950 के दशक में। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मुखर हुआ था उस समय। और ये इतना मुखर हुआ था कि जिसमें जो अपन देखते हैं कि हजारों साल जो पुराने अपने जो सांस्कृतिक संबंध थे उन चीन के साथ, उनका भी उसके अंदर उल्लेख रहता है। और जैसा कि अपन सब जानते हैं, स्वतंत्रता के बाद चीन के अंदर एक क्रांति हुई थी। चीन के अंदर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी साम्यवादी क्रांति, जिसका भारत ने पुरजोर तरीके से समर्थन दिया था। जो क्रांति हुई थी चीन के अंदर अक्टूबर 1949 के अंदर। इसके अंदर जो भारत है, उन्होंने एकमात्र ऐसा जनतांत्रिक देश था जिन्होंने इस जनवादी चीन को मान्यता दी थी। और उस समय के अपने तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तात्कालिक भारत के जो पीएम थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने एक अपने सहयोगी, मान लीजिए उनका एक मित्र था के.एम. पणिक्कर, उसको चीन के अंदर भारतीय राजदूत के रूप में भेजा था। और चीन को एक प्रकार से उस समय जो जनवादी चीन थी, जो 1949 की संधि के बाद भारत ने मान्यता दिलाने का प्रयास किया था। और भारत के प्रयासों से ही अपन कह सकते हैं कि जो यूएनओ का जो सबसे बड़ा संगठन है सुरक्षा परिषद, उसके अंदर भारत ने इस जनवादी चीन को मान्यता दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। और साथ में ही उस समय अपन सब जानते हैं नेहरू और कृष्ण मेनन के प्रयत्न से ही बांडुंग जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें चीन को आमंत्रित किया। और तिब्बत के मसले पर भारत ने, जो तिब्बत का जो क्षेत्र लगता है, उस क्षेत्र पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था। यानी कि अपन मैप में ऐसे देखते हैं तो ये यहाँ पर ये तिब्बत का पठार लगता था, जो तिब्बत के पठार नाम से अपन जानते हैं। और ये नेपाल हो गया और इधर ये चीन हो गया। तो इस तिब्बत के क्षेत्र में भारत ने बांडुंग शिखर सम्मेलन के तहत चीन की जो संप्रभुता है उसको स्वीकार कर लिया था। जो
कुछ अपन कह सकते हैं कि एक भारत की ये इस प्रकार से अपने बिल्कुल नजदीक में जो एक अपन कह सकते हैं कि एक कुछ क्षेत्र था अपने सामरिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण, उसमें चीन की संप्रभुता को स्वीकार करना एक भारत की सबसे बड़ी भूल अपन मान सकते हैं उस समय की। क्योंकि चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। चीन को एशिया का अजगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि चीन की नीति रही है एक, हमेशा से चीन की नीति रही है एक, वो रही है साम्राज्यवाद की, यानी अपने राज्य क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना या उसका विस्तार करना। और इसी के तहत अपन अच्छे से जानते हैं, चीन ने इस जो 1950 के दशक में एक नारा लगा था, हिंदी चीनी भाई भाई, उसको एक प्रकार से चकनाचूर कर दिया था 1962 के युद्ध के दौरान। यानी कि एक प्रकार से पहले तो एक समझौता किया, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको, पंचशील का जो समझौता हुआ था उसके संबंध में। तो उस समझौते का एक प्रकार से उल्लंघन किया और इसी नीति के तहत भारत पर एक प्रकार से जो एक मित्रतापूर्ण व्यवहार था उसको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि स्थिरता में परिवर्तित कर दिया था। तो ये जो तिब्बत के क्षेत्र में जो बांडुंग शिखर सम्मेलन था, बांडुंग शिखर सम्मेलन, उसमें यह स्वीकार करके चीन की तिब्बत पर प्रभुत्वता, ये भारत ने एक सबसे बड़ी भूल की थी। और इसी संबंध में, क्योंकि ये अपन ने तो इसका एक सकारात्मक दृष्टि से लिया था, क्योंकि उससे पहले एक समझौता हुआ था भारत और चीन के मध्य में, पंचशील समझौता, पंचशील समझौता भारत व चीन के मध्य में, चीन के मध्य, जो 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। और यह हुआ था अपने देश के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के मध्य। इसके बारे में अपन विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जब अपन ने ये भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ा था, उस समय इसके विस्तार से पढ़ा था। इस पंचशील सिद्धांत के अंदर जो 5 अच्छी अच्छी बातें थी कि आपस में एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे की भूमि को स्थिरतापूर्ण में उपयोग नहीं लेंगे, इस प्रकार की कुछ ये 5 बातें थी। और इस के तहत ही, इस विश्वास पर ही भारत ने जो ये बांडुंग शिखर सम्मेलन हुआ था उसके तहत चीन की तिब्बत पर जो संप्रभुता थी उसको स्वीकार किया था। लेकिन ये अपन कह सकते हैं कि भारत की उस समय की एक सबसे बड़ी भूल थी। उसके बाद जैसे ही तिब्बत की जो चीन पर प्रभुत्व स्वीकार करने के बाद इस तिब्बत क्षेत्र में एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया था। जो तिब्बत का एक क्षेत्र लगता है, तिब्बत का खंपा क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर एक बड़ा आंदोलन छिड़ गया इस तिब्बत की आजादी के लिए। और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वहां के एक धर्मगुरु दलाई लामा, दलाई लामा। यह आपको ध्यान में रखना है। ये तिब्बत के इसी के निर्देशन में, अपन कह सकते हैं इसी के समर्थन से एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, लेकिन चीनी सरकार ने इसको कुचल दिया था। और इससे किसी प्रकार से बचकर इस जो चीन की एक प्रकार से जो क्रूरतापूर्ण व्यवहार था, या अपन कह सकते हैं उनको एक प्रकार से विफल बनाने के लिए, एक प्रकार से उस पर जो अत्याचार किए थे उससे बचकर 31 मार्च 1959 को दलाई लामा भारत आ गया।
वो भारत में आकर शरण ले लेता है और चीन ने इसको एक प्रकार से शत्रुतापूर्ण कार्य की संज्ञा दी थी कि आप हमारे दुश्मन को इस प्रकार से संरक्षण नहीं दे सकते। लेकिन अपन इसको निकाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि अपनी एक हमेशा से नीति रही है हिंदुस्तान की, अतिथि देवो भव, यानी जो अपनी शरण में आता है हम उसकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसी नीति के तहत अपन भी गलत नहीं थे, इसको अपन निकाले नहीं सकते थे। लेकिन जो चीन की नीति थी वो बिल्कुल ही एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि गलत थी, एक प्रकार से नकारात्मक दृष्टिकोण की थी। इस प्रकार से जो ये तिब्बत के लोगों पर या इस क्षेत्र की जनता का जो इस प्रकार से शोषण कर रहे थे। इसी संबंध में जो अपने देश के तात्कालिक जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इन चीनी दावों को अच्छी तरीके से समझ गए थे उस समय। लेकिन नेहरू ने जो सामरिक तमाम जो महत्वपूर्ण जो इसके मध्य की जो भूभाग थे जैसे तिब्बत है, उनको इस नेहरू के भी उस समय समझ में आ गया था कि चीन की नीति कुछ अलग है और भारत इस प्रकार से सामरिक महत्वपूर्ण दृष्टि से मध्यस्थ का जो क्षेत्र है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखना चाहता था अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए। जैसा कि अपन जानते हैं यहाँ पर एक स्टेट है, नेपाल राष्ट्र है, जिसको अपन बफर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, बफर स्टेट। और बफर स्टेट कहा जाता है प्राचीन समय में जो दो बड़े राष्ट्र होते थे उसके बीच में अपन कह सकते हैं कि एक कुछ हिस्सा ऐसे ही उनकी सीमावर्ती इलाके के लिए छोड़ दिया जाता था। लेकिन जैसी जैसी जनसंख्या बढ़ी धीरे धीरे उसमें भी लोग आकर रहने लगे और उससे एक राष्ट्र का निर्माण हो गया जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। और यह एक बफर राज्य था नेपाल, उसको भी भारत ने अपन कह सकते हैं कि सामरिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण समझा गया और तिब्बत की भी ऐसी ही सामरिक उपयोगिता थी जैसे नेपाल की थी अपने लिए। और सन 1950 में चीन द्वारा जो तिब्बत पर एक प्रकार से कब्जा कर लिया, नेहरू ने इस रणनीति के तहत पंचशील की जो नीति थी उसको चीन के साथ विवादों में शांतिपूर्ण समाधान के लिए उपयोगी समझ रहा था, क्योंकि नेहरू तो अभी भी किस पर अडिग था, उस पंचशील सिद्धांत पर अडिग था कि चीन इस प्रकार से कुछ गलत नहीं कर सकता। लेकिन फिर इस तिब्बत को ही लेकर भारत और चीन के बीच में किस प्रकार से जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था वो एक प्रकार से शत्रुतापूर्ण में, या अपन कह सकते हैं कि जो भारत और चीन के मध्य में किस प्रकार से जो रिलेशनशिप थी उसमें किस प्रकार से कड़वापन आया, या अपन कह सकते हैं खटास आया, उसके बारे में देखते हैं। यानी कि तिब्बत को लेकर भारत व चीन के मध्य रिश्तों में खटास, यानी कि एक प्रकार से जो पहले मित्रतापूर्ण व्यवहार था वो इस तिब्बत क्षेत्र को लेकर किस प्रकार से ये शत्रुतापूर्ण में परिवर्तित हो गया। यानी कि अपन अच्छे से जानते हैं 1956 में जब किशोर दलाई लामा भारत यात्रा पर आए थे तो उन्होंने उसके तिब्बत लौटने की अनिच्छा दिखाई थी अपन को। लेकिन उस समय नेहरू ने इसको समझा बुझाकर दलाई लामा को वापस भेज दिया था। लेकिन जब साम्यवादी चीन के बढ़ते अत्याचारों से त्रस्त दलाई लामा ने जो तिब्बत के अंदर जो साम्यवादी चीन के बढ़ते जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ जो आंदोलन किया था उनके समर्थन में, लेकिन समर्थन के साथ, लेकिन दलाई लामा पर अत्याचार की वजह से, उन आंदोलनकारियों के अत्याचार की वजह से वो एक प्रकार से शरणार्थी के रूप में दलाई लामा कहाँ आ गया था, भारत आ गया था 1959 के अंदर। और यह स्पष्ट जाहिर है कि तिब्बत में इस तरह से दलाई लामा द्वारा पलायन करना जो एक प्रकार से चीन के विरुद्ध इस प्रकार से एक बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था, तो चीन ने मानवाधिकारों का उल्लंघन के लिए अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से अपराधी को कटघरे में खड़ा करने के लिए एक प्रकार से ये भारत के विरुद्ध कार्रवाई समझा था कि ये भारत एक प्रकार से जो मित्रतापूर्ण व्यवहार था उसके खिलाफ जा रहा है। यानी कि जो पंचशील का समझौता था, शत्रु को इस प्रकार से शरण नहीं देना, तो भारत को एक प्रकार से ये इस प्रकार की जो कार्रवाई थी जो दलाई लामा को भारत ने एक प्रकार से शरण दी थी उसको चीन ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार समझा था। लेकिन एक स्थिति दूसरी ये भी बन रही थी, क्योंकि भारत की हमेशा से एक नीति रही है अपने हिंदुस्तान की कि अतिथि देवो भव है, यानी कि जो अपनी शरण में आ जाता है उसका संरक्षण देना अपना क्या बनता है, एक उत्तरदायित्व बनता है। इसी के तहत
अनेक प्रकार से कुछ समझौते भी हुए, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार का कोई नया परिणाम नहीं आया। यानी वार्ताएं का जो दौर चला था उसमें कोई एक प्रकार से आधिकारिक स्तर पर संपन्न हुई थी, शिखर वार्ताएं कहीं अपन कह सकते हैं कि नहीं हुई। और दुर्भाग्य यह रहा कि इस प्रकार की जो वार्ताओं में एक प्रकार से फिर भी यह लगातार गतिरोध बना रहा, जिसमें बिल्कुल भी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कोई सकारात्मक प्रगति नहीं हो सकी। और इसका खामियाजा अपन को लास्ट में भुगतना भी पड़ा था 1962 के युद्ध के अंदर, क्योंकि अपन साथ में यह भी जानते हैं कि चीन की हमेशा जो नीति रही है, चीन की नीति वो रही है हमेशा विस्तारवादी। अर्थात अपन कह सकते हैं चीन की जो नीति रही है वो रही है साम्राज्यवाद की। इस नीति के तहत अपन अच्छे से जानते हैं चीन ने हिमालय पठार में लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर पहले से इस भाग पर कब्जा कर लिया था, जो इस प्रकार से भारत की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उस पर सड़क निर्माण का कार्य है वो भी बड़े पैमाने पर चीन कर रहा था, और बड़े पैमाने पे ही साथ में चीन ने अपनी फोर्स को भी तैनात कर दिया था। यानी जो भारत का जो ये इलाका है इस साइड में चीन ने काफी मात्रा में अपने सैनिकों को तैनात कर दिया था। सैनिकों की तैनाती कर दी गई, और साथ में ही यहाँ पर इस अपने सामरिक साजो सामान के लिए यहाँ पर पुरजोर तरीके से बड़ी मात्रा में एक प्रकार से अपन कह सकते हैं सड़क का भी निर्माण पूर्ण किया गया। इन सब को अच्छी तरीके से अपने देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के तत्कालिक पंडित जवाहरलाल नेहरू वो अच्छे से जानते भी थे। और इसी जो ये चीन की जो नीति है विस्तारवादी, इसी नीति के तहत जो जम्मू कश्मीर का अपना एक क्षेत्र आता है लद्दाख, उसमें जो अक्साइन चीन है जो भारत का हिस्सा है, लेकिन वर्तमान में उसको अक्साइन चीन के नाम से जानते हो, उस पर अवैध रूप से चीन ने कब्जा कर लिया। और साथ में ही इसका परिणाम ये निकला कि अंततः दलाई लामा जब दोबारा से 56 के बाद 59 में दोबारा से आए, तो भारत के विरुद्ध एक प्रकार से अपन कह सकते हैं शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हुए चीन ने जो ये एक प्रकार से नीति तैयार कर ली थी। इस क्षेत्र में जो उत्तरी पश्चिमी इसका सीमावर्ती क्षेत्र हो उसमें काफी मात्रा में सड़क का निर्माण किया गया, और बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की तैनाती भी यहाँ पर कर दी गई थी। तो इसी के तहत अपन अच्छे से जानते हैं जो भारत के विरुद्ध में चीन ने एक बड़ी साजिश के तहत एक युद्ध का प्लान तैयार कर रखा था, जो एक प्रकार से अंत में जाकर अपने सामने स्पष्ट जगजाहिर भी हो गया था 1962 के रूप में। यानी कि किस प्रकार से अचानक भारत के विरुद्ध 1962 के अंदर युद्ध करता है चीन। यानी भारतीय भूभाग पर अचानक अतिक्रमण, या अपन कह सकते हैं चीन द्वारा भारत पर 1962 ईस्वी में युद्ध करना। यानी कि सन 1962 में चीन द्वारा युद्ध शुरू किया गया। ये युद्ध इस युद्ध के साथ ही साफ हो गई थी कि भारतीय सैनिक इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि भारत के उस समय के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री थे उन्होंने पहले एक समझौता कर रखा था 29 अप्रैल 1954 में। अपन उस विश्वास पे थे कि चीन इस प्रकार से अटैक नहीं कर सकता, और चीन ने एकाएक इस विश्वास को तोड़ दिया 1962 के अंदर, और भारत पर एक प्रकार से आकस्मिक युद्ध छेड़ दिया, अर्थात भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया। उस समय भारत की सेना बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत की जो जाबाज फोर्स थी जो उन्होंने काफी डटकर मुकाबला किया था। लेकिन जो चीनी फौज थी वो हर मोर्चे पर तेजी से उस समय आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उनकी तैयारी पहले से की हुई थी एक प्रकार से इसी रणनीति के तहत, और उनके काफी अच्छे से साजो सामान भी उसकी सीमा तक आसानी से उनके पहुंच रहे थे, क्योंकि उस समय चीन ने उससे पहले यहाँ पर एक बड़ी मात्रा में अपन कह सकते हैं कि सड़क का भी निर्माण किया था, और साथ में काफी मात्रा में पहले से फोर्स भी तैनात कर रखी थी।
और उस समय भारत के पास सैन्य साजो सामान का भी अभाव था, न ही अपनी सेना की पहले से कोई तैयारी थी। इसकी वजह से भारतीय सैनिकों को इस युद्ध के दौरान काफी लंबे समय तक अपन कह सकते हैं उनका डटकर मुकाबला करने में असक्षम रहे। और इस संकट की घड़ी में जो उत्कट देश प्रेम का जो ज्वार उफान पर आया, असाधारण भारतीयों के अंदर भी उस समय, हालांकि हिंदुस्तान के अंदर त्याग और बलिदान की एक अनूठी मिसाल पेश की थी। और उस समय लगभग अपन कह सकते हैं कि 1 महीने के बाद चीन ने अपनी लगभग जो जिस मंसूबे के साथ चीन ने भारत पर अटैक किया था, युद्ध किया था, वो सब पूर्ण कर लिया और एकाएक एक तरफा युद्ध की विराम की घोषणा कर दी थी। और युद्ध विराम की घोषणा के बाद तुरंत वो चीन है अब पीछे हट गया था, लेकिन भारत के काफी हिस्से को उन्होंने कब्जा भी कर लिया था। और उन्होंने जिस प्रकार से जिस उद्देश्य के लिए युद्ध किया था वो अपने उद्देश्य भी पूर्ण कर लिए थे। इस प्रकार से 1962 से भारत और चीन के बीच में एक स्थायी रूप से अपन कह सकते हैं तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। और अपनी इसी विस्तारवादी अपन कह सकते हैं साम्राज्यवादी नीति के तहत ही अपन कह सकते हैं कि एक प्रकार से भारत की चारों ओर से घेराबंदी की कोशिश कर रहा है, चाहे वो हिमालय क्षेत्र हो, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो। लगातार अपन अच्छे से जानते हैं चीन है वो लगातार पाकिस्तान को भी उकसा रहा है भारत के विरुद्ध में इस प्रकार से रणनीति तैयार करने में। तो अपन वर्तमान की स्थिति में अगर बात करें तो एक प्रकार से सौहार्दपूर्ण स्थिति नहीं है भारत और चीन के मध्य में। लेकिन आज वर्तमान समय में भी आपने सुना होगा जो लद्दाख क्षेत्र उसमें तनातनी हो रही है दोनों देशों की फोर्सों के मध्य में। और उससे पहले भी सिक्किम के जो एक क्षेत्र है उसके सिक्किम के इलाके में जो पिछले वर्ष भी इस प्रकार से कुछ तनातनी हुई थी, लेकिन वो तो शांत हो गई थी। लेकिन वर्तमान में भी इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है। और इसी के बाद 1962 की युद्ध के बाद चीन से तो अपना विश्वास है टूट गया था, लेकिन जैसे ही भारत को यह एहसास हुआ उसके बाद 1962 के बाद में जब 1964 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो नए प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, उसकी रणनीति और उसके बाद भी जो आगे के जो प्रधानमंत्री बने उन्होंने नई रणनीति तैयार की। और जैसा कि अपन अच्छे से जानते हैं चीन के प्रभाव को संतुलन में लाने के लिए भारत ने फिर कदम बढ़ाया, वो बढ़ाया रूस की तरफ से। क्योंकि अपन अच्छे से जानते हैं चीन के ऊपर जो निकटवर्ती जो सीमावर्ती क्षेत्र लगता है वो लगता है यहाँ रूस का। यहाँ रूस आ गया, यहाँ चीन आ गया और नीचे भारत है। यानी भारत ने अब जो अपनी सहायतार्थ के लिए जो हाथ बढ़ाने की आवश्यकता समझी वो समझी रूस की, क्योंकि चीन की विस्तारवादी नीति या साम्राज्यवादी नीति के तहत ही सीमा विवाद रूस के साथ भी चल रहा है। तो इस स्थिति को संतुलन में लाने के लिए अपन कह सकते हैं कि भारत ने रूस के साथ संबंध स्थापित किए ताकि चीन बीच में रहे और ना तो रूस के साथ ज्यादा अपन कह सकते हैं विस्तारवादी रवैया अपना सके, ना ही भारत के साथ। तो किस प्रकार से भारत ने रूस के साथ अपने संबंध विकसित किए उसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल की क्लास में, क्योंकि आज का ये वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।